नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे बीजेपी के स्थापना दिवस पर हो रही सियासत की। भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा भाजपा ने तय की है। अब बीजेपी भले ही उत्सव मना रही हो, अलग अलग अभियान चला रही है, लेकिन बीजेपी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस भी तंज कस रही है। दरअसल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 2 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय ने किया। प्रदर्शनी में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अब तक के यात्रा से संबंधित तस्वीरें लगाई गई हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो देश के विकास, राष्ट्र के विकास के लिए जानी जाती है और इसके साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा 14 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजन और रणनीति को लेकर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि आज 46 साल पार्टी को पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था वो आज पूरा होने पर नजर आ रहा है और उनके उद्देश्यों और सिद्धांतों पर पार्टी आगे भी काम करेगी और पार्टी उन सिद्धांतों का सदैव निर्वहन करेगी। वहीं भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये बड़ी विचित्र बात है कि जिस पार्टी ने स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई योगदान ही नहीं दिया, जिस पार्टी के नेता कभी जेल नहीं गए, वो अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिक दल मानते हैं और अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब बीजेपी की स्थापना और उस पर कांग्रेस के तंज पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक मूल मंत्र, वैभव तेरा अमर रहे माँ हम दीन चार रहे न रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य राष्ट्रहित है, फिर पार्टी, फिर परिवार। और जिन उद्देश्यों को लेकर के स्थापना हुई थी, हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपना था कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, देश में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, सबके सर पे छत हो। आज अपना स्थापना दिवस में वह केंद्र में और राज्य में सरकार में भी है, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक रूप से शून्य पार्टी है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इसका कोई योगदान नहीं रहा है। अवसरवादी पार्टी है, यह कहा जा सकता है कुछ फांसीवादी ताकतें मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन की, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे हिंदू महासभा के रूप में देश की आज़ादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। आरएसएस ने देश की आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया, फिर जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी का गठन। तो एक तरफ पूरे देश में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर जब बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है तो विपक्ष की तरफ से तंज भरे बयान भी सामने आ रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला को आप सुन रहे थे, इस पर ज्यादा चर्चा भी हम करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत अंशुल जी मैं आपसे ही करूंगा। हर पार्टी की अपनी अलग उपलब्धिता है। जो पार्टी देश की आज़ादी में सहयोग रही और अगर वो पार्टी वजूद में नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उपलब्धि खत्म हो गई, और आज़ादी के बाद अगर कोई पार्टी बन रही है, फलीभूत हो रही है, वोट मिल रहे हैं, सरकार बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पार्टी की बुनियाद खोखली है। कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, दिक्कत क्या है अंशुल जी? जी सबसे पहले तो अभिमन्यु मेरा नाम है, अंशुल हमारे दूसरे प्रवक्ता हैं जी। माफ कीजिएगा अभिमन्यु जी, कुछ करेक्शन हो गया होगा, सही करवाता हूं मैं जी। अपनी बात रखिए सर। विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी ने कही, देखिए बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। आंतरिक मामला है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है
लेकिन जिन विचारों की बात इनके मंत्री कर रहे थे, अभी टंकराम वर्मा जी की मैं बात सुन रहा था, वो क्या बोल रहे थे शायद उनको स्वयं समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे जो संस्थापक मेंबर थे, उनका सपना था कि सरकार की योजनाएं जगह जगह तक पहुंचे। तो भाई पार्टी बनाई थी कि उन्होंने सरकार बनाई थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, ना उसकी सरकार थी। तो उसके अलावा जो विचारों की बात बताते हैं, तो जो सुशील नारायण शुक्ला जी बोल रहे थे कि वैचारिक रूप से शून्य पार्टी है और इनका केवल जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है ये सत्ता हासिल करना। इनमें ज्यादातर व्यापारी जुड़े हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, सत्ता हासिल करते हैं, उसके बाद उससे कमाते हैं। और जो पुरानी जो इतिहास याद दिलाया जा रहा था आजादी के समय में, चूंकि 1927 में आरएसएस बन चुका था, जो पैतृक संगठन है बीजेपी का, उनका 20 साल तक वो रहा, संगठन चला, उनका क्या योगदान रहा। यहाँ तक कि ये भी सुना गया कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के लोग तोड़ने की कोशिश की और अंग्रेज शासन में जोड़ने की कोशिश की। उसके अलावा इनके लोग सावरकर जैसे लोग जो अंग्रेजों से पेंशन पाते रहे, उनसे माफी मांगते रहे। उसके अलावा जिन लोगों ने ना संविधान को माना, जिन लोगों ने ना तिरंगे को माना, तिरंगे को इन लोगों ने जलाया। 50 साल तक के आरएसएस कार्यालय में इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया। तो ये सारी चीजें जो पार्टी के इतिहास को और जिस पार्टी से और जिस संगठन से जुड़े लोग, जिनके पैतृक संगठन से जुड़े लोगों पर महात्मा गांधी जी की हत्या जैसे ट्रायल चले, सावरकर जी भी थे उसमें जिनके ऊपर ट्रायल चला, और भी लोग थे। तो ऐसी पार्टी अगर अपने आप को बहुत वैचारिक और बहुत इस प्रकार की बातें बताए, तो ये इनको याद दिलाना ही जरूरी होगा कि आपका इतिहास क्या है और आपके देश के लिए जो योगदान है वो शून्य है। आज ये मुगलों की बात करते हैं, अंग्रेज शासन के खिलाफ, वो तो हमारे प्रत्यक्ष सामने थे, हमारे नेताओं ने और हमारे पूर्वजों ने उनके सामने लड़े, अपनी जान दी। लेकिन एक भी अगर कोई आरएसएस का व्यक्ति अगर 20 साल में शहीद हो गया हो तो आप मुझे बता दें कि क्या इनका योगदान रहा। आज अगर बताने की बात आती है, आज देखें एनसीईआरटी का जो एक नया एक मामला सामने आया कि एनसीईआरटी बुक से जो मामले हटाए गए हैं, आरएसएस को बैन करने वाला पूरा चैप्टर हटाया गया है। उसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या में से जो मामला था उसमें काफी चीजों में बदलाव किया गया है। तो ये क्यों करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि उनके पास कोई इतिहास है ही नहीं, तो वो अपना एक झूठा इतिहास बनाना चाहती है और आज उसी झूठे इतिहास को पब्लिक के माइंड में फीड करना चाहती है। तो जो जिस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी, तो अभिमन्यु जी ऐसी क्या वजह है, अभिमन्यु जी ऐसी फिर क्या वजह है कि लगातार बीजेपी पार्टी को समर्थन मिलता जा रहा है? सरकारें तो बन रही ना, बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को जीत तो मिल रही है, वोट तो मिल रहे हैं। देखिए, सिर्फ चुनाव जीत जाना इस बात नहीं है कि आप कर रहे हैं, ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आपने स्वयं देखा है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उसके अलावा आप तो धर्म परिवर्तन पे भी आ गए हैं। तो जिस प्रकार धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं और जो कि सरासर नियम के खिलाफ है, कई जगह इनके खिलाफ हमने शिकायत करी इस बार, जो धर्म का उपयोग किया गया है। इन्होंने यहाँ तक कि कई जगह भगवान की फोटो तक का उपयोग अपने प्रचार प्रसार में किया। लेकिन अभिमन्यु जी, ये सारे अभिमन्यु जी सवाल तो ये भी उठता है, अभिमन्यु जी जो आप बोल रहे हैं, अभिमन्यु जी जो आप बोल रहे हैं कि चुनाव जीत जाना ही काफी नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कोई दौमत नहीं है कि बीजेपी पार्टी जो ऐसी है कि लगातार चुनाव जीत रही है। कुछ स्टेट की अगर मैं बात करूं, लंबे वक्त तक शासन किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश सरकार को मैं अलग कर दूं, उससे पहले बीजेपी का ही शासन रहा। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही रहा। तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिल रहा है ना। जनता तो मूर्ख नहीं है, जनता तो समझदार है, प्रत्याशी को सोच समझ कर वोट देती है। ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हासिल कर पा रहे हैं और जनता का बहुमत बीजेपी को मिलता है? देखिए, मैंने वही कहा कि जब एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के 400 पार आए थे राजीव गांधी जी के साथ, उसके अलावा एक समय ये भी था जब इनके एक भी सदस्य नहीं आए थे लोकसभा में, तब हमने एक सशक्त विपक्ष के रूप में, ये विपक्ष चाहिए इसलिए हमने अपने सदस्यों को इस्तीफा दिला करके अटल जी अडवाणी जी को सदन में लाया। और इसके अलावा हमने हमेशा तो वो पार्टी आज अगर बढ़ के सामने आई है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आज कांग्रेस खत्म हो गई है। बात है, बिल्कुल वो पार्टी बढ़ के आई है। रमन सिंह ने 15 साल सरकार छत्तीसगढ़ में चलाई, उन्होंने मेहनत करी। शिवराज सिंह का मैं मानता हूँ इन सबको जो इन्होंने मेहनत करी तो किस हाशिए पे ले जाएगा। आप स्वयं देखिए भारतीय जनता पार्टी मार्चिंग के क्या हाल है, रमन सिंह जी का क्या हाल है, शिवराज सिंह चौहान जी का क्या हाल है, बृजमोहन अग्रवाल जी का क्या हाल है। ये सब फाउंडेशन रखने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की। खैर, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि स्थापना दिवस की बात हो रही है और स्थापना की भी अगर हम बात करें तो वो भी सत्ता के लालच में हुआ। आप देखिए, भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के जो विलय हुआ वो भी सत्ता के लोभ में विलय हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी ही सत्ता के लोभ के लिए बनी है, उसका क्या इतिहास बताया जाएगा। तो ये हमारे कहने का मतलब है, क्योंकि देखिए हमको किसी के इंटरनल मैटर से कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि विषय है तो बताना जरूरी भी है कि इनका इतिहास क्या है और इन्होंने किसका विरोध किया, यहाँ तक तिरंगे से लेकर संविधान तक का विरोध किया है, वो बताना जरूरी है। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता का भी रुख कर लेता हूं। राजकुमार जी,
राजकुमार जी, पूरी बात आपने अभिमन्यु जी की भी सुनी है। इससे पहले भी सुशीलानंद शुक्ला एक बयान दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसी पार्टी जिसके नेताओं ने आज़ादी में कोई भाग नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ी, जेल नहीं गए, वो पार्टी अपने आप को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाती है, अपना स्थापना दिवस मनाती है। देखिए, अभी बात कर रहे थे कि भाजपा के लोग जेल नहीं गए, शायद वीर सावरकर इनको याद नहीं है और किस प्रकार से अंग्रेजों ने उनको जेल में रखा था, और वहीं जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे कितनी सुविधा के साथ रहते थे, और वीर सावरकर जी को किस प्रकार से परेशान किया जाता था। जो पहला मंत्रिमंडल बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे साथी प्रवक्ता को याद नहीं है कि किस प्रकार से नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे पूरे देश के, और एक देश में जो जिस प्रकार से दो ध्वज चलता था, कश्मीर का अलग कानून होता था और वहां का राष्ट्र ध्वज अलग होता था, और वहां का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता था। तो उन्होंने इस बात का विरोध करके कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं हो सकते, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, सत्ता को लात मारने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस प्रकार से एक वोट के लिए सत्ता को छोड़ दिए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। क्या ये मुझे बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट का कम होने के कारण सत्ता को ठोकर मार दी थी? मैं समझता हूं कांग्रेस जिस प्रकार से बातें कर रही है, 60 साल सत्ता में रही, अब सत्ता के लिए तरस रही है। मेरे साथी प्रवक्ता को शायद ये भी नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। चरणदास बहन जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, दीपक बैज जी का अलग गुट है, और टीएस सिंहदेव जी का अलग गुट है। अभी बहन जी का बीच में बयान आया कि अगला चुनाव जो है टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गुटबाजी के आरोप तो लेकिन साहब बीजेपी पर भी लगते हैं। राठी साहब, दूसरे दिन भूपेश बघेल जी ने विरोध कर दिया, तीसरे दिन उनको पंजाब का प्रभारी बनाकर। राठी साहब, गुटबाजी के आरोप तो बीजेपी पर भी लगते हैं, उसका खंडन कैसे करेंगे साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है कि पहले सोनिया जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है, फिर उनका कार्यकाल पूरा होता है तो राहुल गांधी जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। ये 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी है, जिस पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी है, जिस पार्टी के नेता हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, उस पार्टी का सदस्य होना, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी में लोग जो आते हैं राजनीति करने के लिए, वो सेवा की भावना लेकर आते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते हैं। ये हमारी पार्टी का जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। तो ये हमारी पार्टी जो है सेवा करने के लिए सत्ता चाहती है, कांग्रेस की तरह घोटाला करने के लिए सत्ता नहीं चाहती। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कुछ बोलने के लिए है नहीं। आप खुद देखेंगे, ये अभी बता रहे थे अटल अडवाणी जी के उसूलों वाली पार्टी और एक वोट से जो सत्ता को लात मारती, बिल्कुल अटल जी के तो हम उनके उसूलों को मानते हैं, लेकिन आज वो पार्टी उनके उसूलों से कहीं दूर है। अगर याद होगा तो वही अटल जी थे जो नरेंद्र मोदी जी को तत्काल हटाना चाहते थे गोधरा कांड के बाद। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने साफ स्पष्ट कह भी दिया था इस बात को कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी बगल में बैठे थे और ये कहा था कि एक राजा के लिए प्रजा में फर्क नहीं हो सकता, और राजधर्म मैं भी निभा रहा हूं और आप भी राजधर्म निभाइए। उसके अलावा आप देखें, उसके अलावा फिर उस समय अटल जी के खिलाफ गुट बना। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल जी के उसूलों से बिल्कुल उलट है। ये बोलते हैं हम उसूलों पे चलते हैं, लेकिन ये लोग ईडी का छापा मरवा के उसके बाद अगले नेता को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। अजित पवार जी को अपने पार्टी में ले लिया, शिवसेना के विधायक खरीद के सरकारें गिरा दी, अलग अलग प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, जीते हुए विधायकों को खरीदते हैं, सरकारें गिराने के, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराने का काम करते हैं। तो ये नीति रीति आज की भारतीय जनता पार्टी की है। तो जो वो अटल जी की भारतीय जनता पार्टी और उस समय की भारतीय जनता पार्टी में और आज में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी से जब मतभेद की स्थिति की खबरें आती हैं, अभिमन्यु जी, जब कांग्रेस पार्टी में दो बड़े नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ना चलने की खबरें आती हैं, जब मतभेद की खबरें आती हैं, फूट की खबरें आती हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। देखिए, ये सब बात इनके द्वारा उड़ाई जाती है। गुटबाजी की कमी के भाजपा में कम है क्या? आप देखिए, विजय शर्मा जी मुख्यमंत्री जी फोटो नहीं लगाते, अरुण साहु जी अपना अलग चलते हैं। जो नेता मंत्री नहीं अभी मंत्री बनना चाहते हैं, लगभग दर्जन भर नेता हैं जो विधायक हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, उसके कारण मंत्री पर डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे पुरंदर मिश्रा जी हो गए, अलग चल रहे हैं। उसके बाद वो खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं।
आप अजय चंद्राकर जी को ले लीजिए, राजेश मूणत जी को ले लीजिए, उसके बाद आप धर्मलाल कौशिक जी को ले लीजिए, आप पुन्नूलाल मोहिले जी को ले लीजिए, आप विक्रम उसेंडी जी को ले लीजिए, आप लता उसेंडी जी को ले लीजिए। ऐसे दर्जन भर दावेदार हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं। एक की जगह 2 मंत्री बनाने का ये लोग अनुमति लेके आ गए हैं, उसके बाद भी 2 मंत्री डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। इतनी गुटबाजी है। और ऊपर से इनकी गुटबाजी में इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि इनकी जो गुटबाजी है वो सीधे सीधे जनता के मुद्दों को अफेक्ट करती है। जो 35,000 इन्होंने भर्ती करने की बात करी थी, शिक्षक भर्ती करने के 100 दिनों के अंदर, वो आज तक नहीं हो पाई है। 1.5 लाख पद शिक्षक खाली हुई। शिक्षा मंत्री लेकिन इतनी गुटबाजी होने के बावजूद मिश्रा साहब इतनी गुटबाजी होने के बावजूद कई बार खबरें ऐसी आई हैं जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, बहुत बड़े कर्ता धर्ता भी कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो रहती होगी बीजेपी पार्टी में, तब तो लोग कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हालांकि गुटबाजी की बात आप भी कर रहे हैं। देखिए, किसी को परेशान किया जाएगा, केंद्रीय एजेंसी से अगर किसी के ऊपर लगातार किसी का शोषण किया जाएगा तो कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हार मान लेते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो डटे रहते हैं। तो डटे रहने वाले व्यक्तियों में से हैं जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनके बारे में बात कर रहे थे। उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उनको सम्मान दिया गया। और आपके जैसे किसी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है तो क्या उसे भगा दिया जाता है क्या छत्तीसगढ़ से? ऐसी बात नहीं है। तो जैसे भूपेश बघेल जी टिके हुए हैं, इनका पूरा मंत्रिमंडल गया था उनके खिलाफ FIR लिखवाने के लिए सीडी कांड में। आखिरकार क्या हुआ? सीडी कांड से कोर्ट ने बरी कर दिया उनको। आज क्या माफी मांगने आ रहा है इनका जो उस समय का मंत्रिमंडल था जो FIR लिखाने गए थे? देखिए, वो नहीं डरते। अजीत पवार जी डर गए, वो उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी, वो डर गए, इनकी पार्टी में आ गए। तो जो देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि तो जो डरता है वो जाए। तो किसी को डरा करके अपनी पार्टी में लेना, किसी के ऊपर छापे पड़वा के, किसी को जेल में डाल देने का डर दिखा करके इस प्रकार से अपनी पार्टी में लेना, ये कहीं से कहीं तक के कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रभावित करके अपनी पार्टी में किसी को ले लेते हैं। तो जो इस प्रकार का डर बना के जो पार्टी में अपने लिया जा रहा है, तो वही तो मेरा सवाल था अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वॉशिंग मशीन का आजकल ये लोग यूज करते हैं। जो इनके पार्टी में आ जाता है वो वॉशिंग मशीन धुल जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं रह जाता। तो जो गुटबाजी हमारी पार्टी को गुटबाजी का आरोप लगाते थे, आज स्वयं की पार्टी में देखे ना क्या हाल है। एक छोटी सी निगम मंडल की 36 लोगों की सूची आई, उसमें कितना विरोध हुआ। कई नेताओं के ट्वीट जिनको नहीं मिला, उसके बाद जिनको मिला उनके ट्वीट, उनका कहना है कि हम तो भाई इतने सक्षम ही नहीं, जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दे दी गई, जबकि वो पहले स्वयं उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने उनका तंज कस रहे हैं कि आपने मुझे छोटा पद दे दिया। अब ये सारी चीजें जब पहले ही इसमें सामने आ गई हैं तो आगे जगह क्या आएंगी? तो इस कारण से इनका मंत्री पद का जो रुका हुआ है घोषणा होना। और हमारा सवाल भी इसीलिए ही है, हमको इनके संगठन से कोई मतलब नहीं है। आप संगठन में क्या गुटबाजी आपकी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, आपसे कौन नाराज है, कौन खुश है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी जो गुटबाजी की भेंट जो जनता चढ़ रही है और जो युवा चढ़ रहे हैं, जो युवा बार बार लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती करा ली जाए, जो 35,000 शिक्षक भर्ती 100 दिन में कराने की बात कही थी वो करा ली जाए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनके शिक्षा मंत्री तय नहीं हो पा रहे हैं अभी तक के। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राठी साहब, दावे आप करते हैं, दावे पूरे आप नहीं कर पाते हैं, दावे करने के बाद वादे करने के बाद वादे निभा नहीं पाते हैं। एक की जगह 2 मंत्री बनाने की अनुमति आप ले आते हैं, लेकिन 2 मंत्री भी नहीं बना पाते हैं। गुटबाजी आपके गुट में है, सवाल भी आप विपक्ष पर उठाते हैं। राठी साहब, देखिए, वादे की बात कर रहे हैं मेरे साथी प्रवक्ता, तो आपको जानकारी है, पूरा प्रदेश की जनता जानती है जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं? क्या महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख जो हमारी महतारी है उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है सम्मान देने की बात हो? क्या है 2 साल के बकाया बोनस की बात हो? जिन जिन विषय को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, मैं समझता हूँ सारे वादे 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रयास किया कि 1.25 साल में सारे वादे पूरे हो। जो कांग्रेस इस प्रकार का आरोप लगा रही है वो 5 साल पहले अगर हम जाते हैं तो जिन जिन वादों को लेकर भूपेश बघेल जी तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाई, क्या शराबबंदी की बात करूं, क्या है युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात करूं, क्या है वृद्धावस्था पेंशन की बात करूं, कोई वादा तो पूरा हुआ नहीं। शराबबंदी के नाम पर सरकार बनाई, शराबबंदी तो नहीं हुई, शराब के नाम पर 2100 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि डर दिखाकर जो है भाजपा में प्रवेश कराते हैं। मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से, अगर किसी ने गलत नहीं किया तो डर किस बात का? 508 करोड़ रुपए शुभम सोनी ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री निवास में भूपेश बघेल जी के पास ले जाकर छोड़ा था, और ईडी जब वहां पर पहुंचती है, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो जब भूपेश बघेल घर पहुंचती है तो भूपेश बघेल जी भिलाई से, चरोदा से, खुर्सीपार से, दुर्ग से, रायपुर से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं और ईडी पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं।
उनकी गाड़ी पर जो है मुक्का मारने का काम करते हैं। संवैधानिक संस्था जो है वो मैं समझता हूँ उसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ईडी अगर कार्रवाई कर रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? जो लोगों ने कांग्रेस के शासन में 5 साल 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम छत्तीसगढ़ को किया, छत्तीसगढ़ को 10 जनपद के एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने का काम किया, छत्तीसगढ़ में घोटाला करने का काम किया। क्या शराब घोटाले की बात करूं, क्या कोयला घोटाले की बात करूं, क्या रेत घोटाले की बात करूं? सोमिया चौरसिया जेल में है, रानू साहू जेल में है, इनके आबाकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में है, अनवर डेवल जेल में है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं ना। अभिमन्यु जी, घोटाले आपकी सरकार में हुए हैं, सवाल आप उठा रहे हैं स्थापना दिवस पर, मिश्रा साहब। ये घोटालों के सारे आरोप हैं ऋषभ जी, आप स्वयं देखिए, जैसा कि सीडी कांड वाला मामला था, ये सारे वैसे ही जाने वाले ठंडे बस्ते में। ये सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, महतारी वंदन योजना की बात कर रहे थे। महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी को 1000 रुपए दे रहे हैं, ये लोग 10 महीने से दे रहे हैं। सनी लियोनी, रानू साहू को, सोमिया चौरसिया को, अनवर ढेबर को, सारे लोग जेल में हैं, सारे लोग जेल में हैं। जी अभिमन्यु जी। चौरसिया कांग्रेस में नहीं है, राजकुमार राठी जी, मैं उनके पक्ष में कोई बात नहीं करना चाहूंगा, और उनका नाम आप चाहे जितना लेते रहे, मैं उसमें कोई जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस में नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी हैं। आप लोग ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं समय समय पे, लेकिन हम लोग ये सब काम नहीं करते। सरकारी है, आपके आबाकारी मंत्री जेल में है, आप दोनों सरकारी कर्मचारी है। कवासी लखमा तो आपके आबाकारी है, उन्हीं के कार्यकाल से ज्यादा घोटाला हुआ है, वो कहा तो सरकारी कर्मचारी है। राठी जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे वो तो खुद बयान दे रहे हैं। एक बार में बोल लीजिए। और कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता जेल में दिखाई देंगे। ऋषभ जी, इनको बता दीजिए, एक बार में ये बोल लें, उसके बाद बोलना शुरू करो। ठीक है राठी साहब, पूरी बात सुन लेते हैं हम मिश्रा जी की। अभिमन्यु जी प्लीज। क्या है, ये चुप हो जाते हैं, फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ, तब ये फिर बोलना शुरू करते हैं, तो क्या उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, आपके लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या बातें हो रही है। मैं एक एक करके बता रहा था। पहली इन्होंने बात बोली महतारी वंदन योजना की, तो मैं राजकुमार राठी जी सवाल पूछता हूँ कि महतारी वंदन योजना में 10-12 महीने से सनी लियोन को के नाम पे 1,000 महीने जा रहे थे, क्या किसी ने जानकारी देने की कोशिश की? आज मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जांच हो जाए तो 75 लाख में से 50 लाख नाम फर्जी निकल जाएंगे इसमें। और आप स्वयं देखिए ऋषभ जी, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं महतारी वंदन योजना का। पिछली बार जो पास हुआ था, जो बजट में एक अमाउंट पास हुआ था महतारी वंदन योजना के लिए, उसको अगर 12,000 रुपए प्रति महिला के हिसाब से साल का अगर भागित करेंगे तो केवल 25 लाख महिलाओं तक के 12,000 सालाना पहुंच पा रहा था। उसके अलावा इस साल का देखें तो इस साल भी केवल 45 लाख महिलाओं तक के 12,000 रुपए साल पहुंच पाएगा। लेकिन ये दावा क्या करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम 75 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। और वो भी कैसे दे रहे हैं, एक जवाब इनके मंत्रियों ने दिया जो वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे थे। वृद्धावस्था पेंशन अगर चालू नहीं होती ना, तो उसमें से 500 रुपए काट के आप लोग नहीं दे रहे होते महतारी वंदन योजना का। आपको बताऊं मैं, जो 500 रुपए वृद्धावस्था का पेंशन मिलती है और 1,000 रुपए ये महतारी वंदन का पैसा देते हैं, तो उसमें से 1,500 की जगह 1,000 देते हैं। महतारी वंदन का 500 काट के उसमें एडजस्ट करते हैं। तो इस प्रकार का तो ये भ्रष्टाचार महतारी वंदन में कर रहे हैं। उसके बाद जो वादा न पूरा करने के बाद तो इन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, ये भी आपको बता दूं मैं, ये चुनावी वादा था, तो वो भी आज तक पूरा नहीं किया है। उसके अलावा इनके झूठे वादों की बात बताओ तो इनके झूठे वादे ऐसे थे कि विजय शर्मा जी जगह जगह जाके बोलते थे कि हम लोग 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे किसानों का, जो बाद में सरकार बनने के बाद मुकर गए कि वो तो बातचीत के फेज में वो सब बातें थी, बाद में वो फाइनल नहीं हो पाया। उसके अलावा शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। शराब नीति जो रमन सिंह जी ने बनाई थी 2013 से लेकर 17 तक जो चली, उसमें 4400 करोड़ घोटाले की बात थी, आज तक जांच हुई? इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का जो आरोपी था उसने तो नार्को टेस्ट में कहा था। आप बोले सौरभ चंद्राकर ने एक वीडियो बना के नाम लिया, कौन है सौरभ चंद्राकर? आज अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि आज की सरकार विष्णुदेव साय जी उसमें सम्मिलित हैं, तो क्या विष्णुदेव साय जी के ऊपर एफआईआर हो जा रही है क्या, या किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर हो रही है? और यहाँ पे आप एक वो सौरभ चंद्राकर वीडियो बना देता है, उसके नाम पे एफआईआर करते हैं। लेकिन जब इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला हुआ था, उसके जो आरोपी था मुख्य, नार्को टेस्ट में उसने नाम लिया था रमन सिंह जी का नाम, राजेश मुणत जी का नाम, ऐसे बड़े बड़े नेताओं का उन्होंने नाम लिया था। लेकिन क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा महादेव ऐप आज भी चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है लगातार, और उसके लोग बाहर बैठ के मजे मार रहे हैं। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि दुबई में बैन है। तो अगर आप देश में कोई ऐप बैन कर सकते हैं, किसी भी तरीके के ऐप को अगर देश में आप बैन कर सकते हैं, तो क्या सट्टा ऐप आप बैन नहीं कर सकते देश में कि महादेव ऐप को बैन कर दिया जाए? तो आप केवल महादेव के नाम पे राजनीति करते हैं, ये भी देखे हैं। और बताओ, इनके समय घोटाले तो 36,000 करोड़ का तो केवल नान घोटाला था, जिसमें बकायदा लाल डायरी में नाम था सीएम मैडम के नाम पे करोड़ों रुपए का भुगतान किए जाने का।
उसके अलावा और कौन कौन से कितने घोटाले, रतन जोत घोटाले से लेकर के घोटालों की लंबी फहरिस्त है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, समय मेरे पास कम है अभिमन्यु जी, समय मेरे पास कम है, इसकी प्रतिक्रिया में ले लेते हैं, इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राठी साहब, पूरी बात आपने सुनी, गैस सिलेंडर का वादा हो, महतारी वंदन योजना में पैसे काट कर आप दे रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं बीजेपी सरकार में। स्थापना दिवस मनाने से क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को मात्र 45 साल हुआ है और 45 साल में आप देख रहे हैं केंद्र में जो है 5वीं बार 6वीं बार हमारी सरकार बनी है और प्रदेश में 4थी बार सरकार बनी है। और जिन जिन वादे को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, सारे वादे पूरे होने की है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने 4थी बार विश्वास किया। आप देखेंगे कार्यकाल में विधानसभा के बाद लोकसभा की चुनाव में 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। अभी नगर निगम ठीक है सर, देखिए राठी साहब, देखिए बीजेपी स्थापना दिवस मना रही, स्थापना दिवस मनाए, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो तो निभाए। गैस सिलेंडर की बात अभिमन्यु जी कर रहे हैं, महतारी वंदन योजना में पैसे काटकर आप भेज रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप की आप बात करते हैं। देश में जब चाइना के ऐप बैन हो सकते हैं तो सट्टा ऐप बैन क्यों नहीं हो सकते साहब? देखिए, ये खाली भारत में नहीं चल रहा है, ये दुबई से संचालित हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पे जो है चलिए प्रयास कर रही है, ठीक है, लगातार प्रयास की जो है ऐप को बंद किया जाए। ठीक है, साथी बात कर रहे थे घोटाले की, नकली मोनोग्राम लगाकर शराब बेचने वाले कांग्रेस के लोग। नकली होलोग्राम तो आपके मिले हैं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में, 90% कितने नकली होलोग्राम मिले हैं। चलिए ठीक है, ये बहस तो चलती रहेगी। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है तो कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के इस तंज का बीजेपी स्थापना दिवस का क्या असर छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।